तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन अपनी नोट डाउन कर रहे होंगे और उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है वो मैं यहां पर देने की ट्राई करता हूं, तो वो भी आप मेंटेन कर रहे होंगे अपनी जगह पर, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको अलग से नोट डाउन करते होंगे। तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखते हैं आगे दूसरे नए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो बेसिक प्रॉपर्टीज से, इंडेक्स प्रॉपर्टीज से, सॉइल क्लासिफिकेशन वगैरह से थे। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इफेक्टिव स्ट्रेस, परमिएबिलिटी और सीपेज एनालिसिस से आएंगे। ठीक है, तो अभी तक के क्वेश्चन नहीं देखे तो पहले अभी तक के क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद ही देखना, तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको बेसिक डेंसिटी के बारे में नहीं पता तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है? अब यहाँ पर ये बढ़िया सा बहुत ही यूनिक और अच्छा क्वेश्चन था जो गेट 2020 के अंदर फोर सेशन के अंदर 2 मार्क्स का पूछा। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और यहाँ पर जो कीवर्ड था पूरे क्वेश्चन के अंदर वो था इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, कौन सा कीवर्ड था? इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली, ये कीवर्ड था। द सॉइल प्रोफाइल एट अ साइट अप टू डेप्थ ऑफ 10 मीटर इज शोन इन फिगर। जैसा कि आपको दिख रहा है 10 मीटर तक का, नॉट ड्रॉन टू स्केल। द सॉइल इज प्रीलोडेड विद अ यूनिफॉर्म सरचार्ज Q of 70 kilonewton per meter square at the ground level. The water table is at depth 3 मीटर। जैसा कि आपको दिख रहा है वाटर टेबल यहाँ पर 3 मीटर की डेप्थ के बाद से स्टार्ट हो रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर? द सॉइल यूनिट वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव लेयर्स इज शोन इन द फिगर। कंसिडर यूनिट वेट ऑफ वाटर एज 9.81 kilonewton per meter cube and assume that surcharge Q is applied instantaneously, immediately अप्लाई किया गया है। तो क्या करना है यहाँ पर? ओ भाई, यहाँ पर ये भी चालू है क्या? यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि करना क्या है। करना ये है कि immediately after preloading the effective stress in kilopascal at point P and Q respectively are immediately after preloading the effective stress in kilopascal at point P and point Q कितना होगा ये आपको बताना। immediately after प्रीलोडिंग यानी कि 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज इमीडिएटली लगाने के बाद ये 3 मीटर की डेप्थ पर यानी कि पॉइंट पी पर और 4 मीटर की डेप्थ पर यानी टोटल 7 मीटर की डेप्थ पर यानी पॉइंट क्यू पर कितना इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस ठीक है कितना होगा आपको बताइए। तो फ्रेंड्स, कंसेप्ट सिंपल है। कंसेप्ट सिंपल है कि ये जो 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज है ना, ये जो इमीडिएटली लगाया ना, इमीडिएटली, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली लगाया है, और आपको जो इफेक्टिव स्ट्रेस भी निकालना है वो भी इंस्टेंटेनियसली, तुरंत ही। तो तुरंत ही बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही कंसेप्ट क्या है? तुरंत बाद इसका सॉइल ग्रेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ सरचार्ज ऑन सॉइल ग्रेन। ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली एक तो ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो वो पोर प्रेशर जो है वो पानी के साथ मिल जाएगा, और दूसरा ये कि इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपको इमीडिएटली निकालना है। तो इमीडिएटली सरचार्ज का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ सरचार्ज ऑन सॉइल ग्रेन्स, ये हम लिख सकते हैं। जब कोई भी इफेक्ट नहीं है, जब कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो जैसा हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल वाला, वैसा ही कर लेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी कितना लिखेंगे पॉइंट पी के ऊपर? इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही सिंपल है, 3 × 18, क्योंकि पानी तो है ही नहीं पॉइंट पी तक। ये रहा, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, पानी तो है ही नहीं पॉइंट पी तक। तो ठीक है, जब पानी ही नहीं है, जब पानी ही नहीं है तो ये नॉर्मली इसका क्या होगा? बल्क वेट ही इस्तेमाल होगा यहाँ पर पॉइंट पी पर। तो 3 × 18 आपको करना है, जो आपका आंसर आएगा यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो 3 × 18 करने के बाद आपका आंसर क्या आता है? ठीक है, फटाफट से, ये कितना होगा? 54 हो जाएगा। 18 × 3 कितना होगा? 54। सो 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 54 kPa, 54 kPa। चलो ये हो गया। तो पी का यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए इन्होंने बढ़िया से, ऑप्शन भी दिए हुए।
तो इसमें से 54 दिख रहा है, ऑप्शन डी के अंदर दिख रहा है, यही गेम खत्म हो गया। अगर आप 70 जोड़ दोगे तो फिर अलग हो जाएगा, 124 के आसपास हो जाता है क्या 70 जोड़ने से? हाँ 124 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नो इफेक्ट ऑफ सरचार्ज ऑन सॉइल ग्रेन, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर प्रीलोडिंग, इमीडिएटली आफ्टर प्रीलोडिंग यानी कि तुरंत ही बाद आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, इस वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं। तो पॉइंट पी का 54 आपका फिक्स हो गया। इसी तरीके से अगर आपका ये फिक्स हो गया तो ऑब्वियस बात है कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बट मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताता हूँ, नॉर्मल है, नॉर्मल ही चीज है, कुछ करना नहीं है। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी का आपने 54 किलो पास्कल निकाला, अब पॉइंट क्यू का कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट क्यू का यहाँ पर लिख लेते हैं, तो पॉइंट क्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रेस एट पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू का तो सिंबल हिसाब किताब है 3 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 20, और ये कितना है गामा डब्ल्यू 9.81, ठीक है ना भाई। ये मैंने क्या किया, जो अभी तो थर्ड थर्ड ईयर वाले उनको नहीं पता चल रहा होगा शायद, 3 मल्टीप्लाई बाई गामा सेचुरेटेड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई गामा सेचुरेटेड ऑफ सॉइल लेयर 2, ठीक है ना। ये सॉइल लेयर 2 है 20 किलो न्यूटन वाला, और ये 3 किसके अंदर है 18 वाले के अंदर, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 30, और ये गामा सेचुरेटेड 2 माइनस गामा डब्ल्यू, क्योंकि पानी भी आ गया और इफेक्टिव स्ट्रेस में पानी को नहीं कैंसिल किया जाता। इफेक्टिव स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर देते हैं। सो इस तरीके से मैंने किया तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 9.81। तो आपका आंसर आएगा 94.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर नहीं था भाई, न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं था, तो ये 95 के करीब ही हुआ, ठीक है, 95 के करीब ही हुआ, 95 kPa। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन पहली बार पूछा गया था इस तरीके से क्वेश्चन कि इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग सरचार्ज, इमीडिएटली आफ्टर प्री लोडिंग वाला इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है फॉर्मूला सेंस। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अभी तक नहीं नोट किया तो आप लिख लेना। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, अगला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वाला और ये वाला दोनों के दोनों मैंने उठाए हैं, ठीक है, गेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और बहुत बड़ी लर्निंग देकर जाएंगे आप। क्वेश्चन को आपने यहाँ पर समझ लो, वाटर फ्लोस इन अपवर्ड डायरेक्शन। वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। चलो, तो करना क्या है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो, और ये जो है बता रहा है कि इन अ टैंक थ्रू 2.5 मीटर थिक सैंड लेयर, ठीक है, यहाँ पर आपको सैंड लेयर भी दिख रहा होगा 2.5 मीटर थिक का। एज शोन इन फिगर द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, सब कुछ यहाँ पर गिवन है, सब कुछ क्या है गिवन है आपके पास। वॉइड रेशियो भी गिवन है, 0.58 का वॉइड रेशियो गिवन है, 2.7 क्या गिवन है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के मीटर क्यूब, ये क्या है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर। मतलब सॉइल जो यहाँ पर इस्तेमाल, सैंड जो इस्तेमाल की है, इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको दे दी है, डायरेक्टली आपको गामा सेचुरेटेड नहीं दिया, डायरेक्टली आपको गामा सबमर्ज नहीं दिया। द सैंड इज फुल्ली सेचुरेटेड, ये जो है कंप्लीटली सेचुरेटेड है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, पानी इसके अंदर से पास हो रहा है। Unit weight of water is 10 kilonewton per meter cube. The effective stress in kilopascal, round off to 2 decimal places is at point A. At point A आपको बताना है कि कितना इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर एक बात देखो, और ये इसको नोट डाउन कर ही लेना, ये हमेशा के लिए वैलिड है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा उसमें मैं करूंगा। एक बात आप ये समझो कि जब भी हेड जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो, मैं क्या बोलता हूँ, जब भी हेड जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो, या हेड के अंदर डिक्रीमेंट हो, या हेड लॉस हो, ठीक है, तो हेड का इंक्रीमेंट या हेड का लॉस ये तभी होगा जब पानी जो है वो सॉइल ग्रेन में से पास होगा, सॉइल ग्रेन में से पास होगा। सिर्फ और सिर्फ पानी ही है, मान लो कि ये वाटर टैंक में सैंड नहीं होता, पानी होता, तो यहाँ पर ना ही इंक्रीमेंट होता ना ही डिक्रीमेंट होता, ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमेशा हेड का इंक्रीमेंट या तो सॉइल जो है उसमें से पास होगा तभी उसका इंक्रीमेंट होगा,
या तो डिक्रीमेंट हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि ये कंप्लीटली देखो पानी वाला कहा या फिल्टर मीडिया सब कुछ टाइम पास किया हुआ, यहाँ पर भी वाटर है, बट इफेक्टिवली सैंड लेयर कितना है, यानी सॉइल लेयर कितना है 2.5 मीटर। और यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना है, ठीक है, इंक्रीमेंट आपको दिख रहा होगा 1.2 मीटर का। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 1.2 मीटर का इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ होगा, 1.2 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ होगा 2.5 मीटर का जो सॉइल लेयर है या सैंड लेयर है उसकी वजह से 1.2 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ हेड के अंदर, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है ज्यादा हो गया, ठीक है। अब अब यहाँ पर अब यहाँ पर यानी कहने का मतलब ये है कि ये जब नीचे नीचे था ना, यानी कि जब स्टार्टिंग किया यहाँ से फ्लो, जब स्टार्टिंग किया तब हमारे पास 1.2 मीटर था, ठीक है, स्टार्टिंग किया तब 1.2 मीटर था, और जब ये यहाँ से बाहर आ रहा है तब 1.2 मीटर का घट गया, या तो ऐसा बोल दो, दोनों तरीके से समझ सकते हैं, दोनों तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो ये जो है फ्लो कुछ इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, जब यहाँ पर मेजर किया गया, जब यहाँ पर मेजर किया गया, पीजोमीटर लगाया तो यहाँ पर हेड कितना आ रहा था, कुछ एक्स अमाउंट आ रहा था, कुछ एक्स आ रहा था। और जब ये यहाँ से आउटर हुआ, जब ये फ्लो यहाँ से बाहर निकला, तो अब कितना आ रहा है 1.2 मीटर, पहले वाले से घट गया, यानी कि x माइनस 1.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिक्रीमेंट हुआ, एक्चुअली हम ये बोलेंगे कि सॉइल के अंदर से पास होने की वजह से यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, हेड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। बट आप ऊपर ऊपर से फिगर देखोगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पर 1.2 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा लगेगा आपको 1.2 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। बट एक्चुअली यहाँ पर क्या है 1.2 मीटर नीचे हुआ है जब वो आउटर हो रहा है। बट ये एक बात समझिए कि 2.5 मीटर में 1.2 मीटर आपको यहाँ पर इनिशियली इंक्रीज मिला, ये तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई, इनिशियली कंपेयर टू लास्ट जब वो निकल रहा है तब से 1.2 मीटर का इंक्रीमेंट मिला। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात देखो कि ये 1 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ से सॉइल लेयर जो है, ये पॉइंट ए जो है सॉइल लेयर नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो 1 मीटर की ऊंचाई पर है, और टोटल 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टोटल 2.5 है तो ये कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 हो जाएगा ना। तो मान लो कि ये 1 मीटर है ही नहीं, ये 1 मीटर है ही नहीं और यहाँ पर ही है, तो 2.5 मीटर की वजह से शुरुआत में 1.2 मीटर हमें ज्यादा दिख रहा है, शुरुआत में हमें 1.2 मीटर ज्यादा दिख रहा है। तो अगर 1 मीटर है ही नहीं तो 1.5 मीटर की वजह से कितना ज्यादा दिखेगा, ठीक है, 2.5 मीटर की वजह से, 2.5 मीटर सैंड एयर की वजह से शुरुआत में 1.2 मीटर ज्यादा दिख रहा है, या तो बोल दो एंडिंग में 1.2 मीटर कम दिख रहा है। बट मैं इसको क्या बोलता हूँ, 2.5 मीटर शुरुआत में 1.2 मीटर ज्यादा है हेड, तो 1.5 मीटर की वजह से कितना ज्यादा होगा फ्रेंड्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा कि शुरुआत में कितना ज्यादा था, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइड बाई 2.5, यही तो करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.2 डिवाइड बाई 2.5, तो ये कर दिया, डिवाइड बाई 2.5 कर दो, मतलब 0.72 मीटर का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है शुरुआत से कंपेयर टू लास्ट जब वो निकल रहा है, या तो ऐसा बोल दो कि लास्ट में 0.72 मीटर का डिक्रीमेंट होता या डिक्रीज होता, ठीक है। बट हम शुरुआत से ही कैलकुलेट करें तो इसको शुरुआत में क्या मानेंगे कि शुरुआत में ही अगर ये 1 मीटर का लेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर का लेयर होता तो इतना इंक्रीमेंट होता। अब फ्रेंड्स इसको अच्छे से फिगर को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर अच्छे से इसका बड़ा वाला फिगर ही बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर लिया, कुछ तो मिस्टेक हो गया, हाँ चलो। अब यहाँ पर पॉइंट ए पर निकालना है हमें इफेक्टिव स्ट्रेस, पॉइंट ए पर क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो देखो यार, ये तो वाटर आएगा टोटल स्ट्रेस में भी कैलकुलेट होगा और पोर वाटर प्रेशर में भी कैलकुलेट होगा, और ये निगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये टोटल स्ट्रेस में भी 1 मीटर 1 मल्टीप्लाई बाई गामा होगा, और यू के अंदर भी क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई गामा होगा, तो ये माइनस ही हो जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई गामा में लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि ये टोटल स्ट्रेस में भी आएगा, पोर वाटर प्रेशर में भी आएगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेस माइनस
पोर वाटर प्रेशर। तो इसको तो मैं यहाँ से निगलेक्ट ही कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। बट इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो इतना मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस में काम आएगा। ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है, इतना मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस पोर्शन में काम आएगा। तो इतना पोर्शन अभी हमने कैलकुलेट किया 1.5 मीटर का है। कितना है? 1.5 मीटर का है। नाउ इसको आप क्लियर अप कर दो। नाउ अब यहाँ पर फ्रेंड इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस वो भूलना मत, ये भूलना मत कि 0.72 मीटर शुरुआत में ज्यादा है, अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है, 0.72 मीटर, क्योंकि अगर 2.5 मीटर के लिए 1.2 मीटर का इंक्रीमेंट है शुरुआत में, तो बाद में कितना होगा, यानी कि 1 मीटर को हटाने के बाद एक्चुअली 1.5 मीटर में, 1.5 मीटर में कितना होगा, 0.72। ये हमने कैलकुलेट अभी थोड़ी देर पहले किया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, मैंने बोला ऊपर का 1 मीटर तो आएगा और जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन नहीं करता, 1.5 मीटर का कैलकुलेट करते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाय गामा सेचुरेटेड माइनस 1.5 मतलब गामा डब्ल्यू, तो ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। माइनस माइनस ये जो है आपको एंड में क्या मिलता है, लॉस मिलता है, क्योंकि शुरुआत में 0.72 मीटर ज्यादा था, शुरुआत में 0.72 मीटर ज्यादा था, तो एंडिंग में तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये होगा माइनस 0.72 गामा डब्ल्यू, इतना हेड लॉस है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मान लो कि किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो क्या लिखेगा, वो टोटल स्ट्रेस की तरह लिखेगा कि 1 मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई गामा सेचुरेटेड, ठीक है, माइनस पोर वाटर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू प्लस 1.5 गामा सेचुरेटेड माइनस, या हाँ प्लस ही होगा ना, इंक्रीमेंट शुरुआत का था तो फिर वो प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, 0.72 गामा डब्ल्यू ऐसे लिख सकता है। ठीक है, बट मैंने आपको बोला कि आप समझ कर ही आए होगे ये टॉपिक, तो वो 1 तो आएगा और जाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपके पास आंसर जो बचेगा, आंसर अल्टीमेटली आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 1.5। ये तो क्या होता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं भाई, अरे इसको तो हम गामा सबमर्ज बोलते हैं ना, गामा सबमर्ज। ठीक है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू गामा सबमर्ज, तो ये हो जाएगा हमारा गामा सबमर्ज माइनस 0.72 गामा डब्ल्यू। ठीक है, चलो अब इसको ही कैलकुलेट करना है। गामा डब्ल्यू इन्होंने कितना दिया है, 10 दिया है। गामा सबमर्ज की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। ठीक है, 0.58 हमारा वोइड रेशियो और जी हमारा 2.7 है। चलो तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये हटा देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। पहले तो गामा सबमर्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो गामा सबमर्ज इज इक्वल टू जी माइनस 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी हमारा है 2.7 माइनस 1, ये हमारा ई वॉइड रेशियो 0.5 दिया था, और गामा डब्ल्यू हमारा 10। सो गामा सबमर्ज विल बी इक्वल टू कितना था, 2.7 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.58 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये तो 10.5759 आ गया, 10.759 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी कोई नीड नहीं है, हमें तो बस कैलकुलेट ही करना था, इसको हटा देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो 10.579 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करता हूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए 1.5 मल्टीप्लाई बाई, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं भाई, 1.5 मल्टीप्लाई बाय गामा सबमर्ज की जगह लिख सकता हूँ 10.759। अब ये एरो की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, आप समझ ही गए होगे, माइनस माइनस 0.72 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा 10.759 माइनस 0.72 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 8.938, 8.938 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी कि 8.94 लिख सकता हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना था आंसर।
तो 8.93 भी लिखोगे तो भी आंसर मिलेगा, मतलब मार्क्स मिलेगा आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और 8.94 लिखोगे तो भी 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो तरीका समझा है वो मेरे हिसाब से सबसे आसान है, समझ में आ जाने वाला है और इजी भी है। ठीक है, शुरुआत में आपको प्रिडिक्शन करना पड़ता है, और यही देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2016 में भी मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2016 के अंदर ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो अभी हमने देखा उसका आंसर तो 8.93 या 8.94 आप लिख सकते हो केपीए। अब देखते हैं इसी सेम टाइप का क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा गया ना, सेम टाइप का क्वेश्चन 2016 में भी आया था, बस उसके अंदर क्या था वो हम देखते, थोड़ा सा चेंज था। उसके अंदर इंक्रीमेंट कैसे हुआ और यहाँ पर डिक्रीमेंट कैसे हुआ इसको समझना। चलो, तो इसको मैं करता हूँ क्लियर और ड्राइंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं वो जो जो 2016 वाला क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, मस्त क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, a seepage flow condition is shown in the figure, the saturated यहाँ पर अच्छा है, डायरेक्टली गामा सैचुरेटेड दिया 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूजिंग द वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन एक्स एक्स, यहाँ पर दिख रहा है एक्स एक्स प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ही आप प्रिडिक्शन कर दो। ये जो है वाटर यूं पास होगा, हायर पीजोमेट्रिक हेड से लोअर पीजोमेट्रिक हेड तक जाता है, इतना तो सबको पता होता है, नहीं पता तो भाई पता कर लेना। वाटर की खासियत क्या है पता है? हायर पीजोमेट्रिक हेड से लोअर पीजोमेट्रिक हेड की तरफ ट्रैवल करेंगे, मतलब कुछ यूं ट्रैवल करेंगे वो लोग। ठीक है, तो हायर पीजोमेट्रिक हेड की तरफ से लोअर पीजोमेट्रिक हेड की तरफ ट्रैवल करेंगे। नाउ अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखो, यहाँ पर हेड लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है? 3 मीटर का हेड लॉस हो रहा है। क्यों हुआ 3 मीटर का हेड लॉस? क्यों हुआ? जब वो 6 मीटर ऑफ सॉइल में से पास हुआ तो मैंने आपको पहले भी कहा था, कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तभी होगा जब वो सॉइल में से पास होगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से कोई इफेक्ट। तो 6 मीटर का आपका सॉइल सैंपल है, 6 मीटर का सॉइल सैंपल है आपका, 6 मीटर का सॉइल सैंपल है, इसकी वजह से कितना हेड लॉस हुआ? 3 मीटर का हेड लॉस हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमें जहां पर पूछा गया है वो क्या है? 5 मीटर। जहां पर हमें पूछा गया है ना क्वेश्चन के बारे में, वो तो कितना है? अरे वो तो 5 मीटर है। ठीक है, तो ये 5 मीटर के लिए कितना होगा? जब 6 मीटर के लिए 3 मीटर का हेड लॉस होता है, तो 5 मीटर के लिए कितना? इतना मैं लिख सकता हूँ। उसके अंदर भी प्रिडिक्शन किया था, इसके अंदर भी प्रिडिक्शन, और इसीलिए मैंने ये दो सेम क्वेश्चन को साथ में ही लगाया। ठीक है, आप कोई भी किताब ले लेना, चाहे वो मेड इजी हो, चाहे वो आईएएस मास्टर हो, उन्होंने इसको साथ में नहीं रिप्रेजेंट किया, साथ में रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि यार इन दोनों के बीच का लिंक क्या है, इन दोनों के बीच में समझने वाली बात क्या है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा था कि सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। क्या करना है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, जैसा कि प्रीवियस वाले में किया था। तो मैं करूंगा 5 × 3 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 3×2 = 6, और 5/2 तो कितना होता है? 2.5 मीटर। मतलब मुझे 2.5 मीटर का हेड लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, जब वो 5 मीटर में पास होगा, जब ये पानी 5 मीटर में से पास होगा, 6 मीटर में पास होगा तो क्लियर है कि 3 मीटर का लॉस दिख रहा है। लेकिन जब ये वाटर जो है वो 5 मीटर में पास होगा, जो हमारा प्लेन एक्सेस है, जहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तब कितना लॉस हो रहा है? तब तो हमें दिख रहा है कि वो कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर, 2.5 मीटर का हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लिया। नाउ अब या तो आप पुरानी जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करो कि भाई आप लिखो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, ये भी कर दो। चलो यार, जो बच्चे हैं यानी कि थर्ड ईयर स्टूडेंट में, थर्ड ईयर वाले, उनको समझ में आ जाए अगर वीडियो देखे तो, माइनस पोर प्रेशर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर लिख दो। चलो, तो टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा? 3 × गामा डब्ल्यू + 1 × गामा डब्ल्यू प्लस 5 × गामा सैचुरेटेड, इतना ही होगा, माइनस पोर प्रेशर में वही आ जाएगा, 3 × गामा डब्ल्यू + 1 × गामा डब्ल्यू। ठीक है, और क्या आएगा? +5 × गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये इसका इसका, और -2.5 गामा डब्ल्यू।
तो वैसे तो इसको कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं थी यार, ये तो वैसे भी आते और ये वैसे भी जाते, इनको तो कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं थी, बट तो भी मैंने सोचा कि चलो यार कर देते हैं, ठीक है, इसको तो कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं थी, इसको तो हटा ही देते। तो अल्टीमेटली ये तो मैंने उन लोगों के लिए जो मतलब नए नए हैं, जो इफेक्टिव स्ट्रेस को अभी डीप में नहीं जानते। तो 5 मल्टीप्लाई बाय गामा सैचुरेटेड माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो 5 कॉमन निकाल लो तो वही बात हो जाएगी, पुरानी कहानी इससे पहले जो हुई थी, उससे पहले जो कहानी हुई थी वही कहानी हो जाएगी यहाँ पर भी। क्या कहानी हुई थी, वो गामा सबमर्ज वाली कहानी हो जाएगी ना। बट यहाँ पर हमें चलो गामा सैचुरेटेड ही दिया है तो इसको गामा सैचुरेटेड ही इस्तेमाल करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, और यहाँ पर लॉस है भाई, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2.5 गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई गामा सैचुरेटेड कितना दिया था, 18 दिया था ना, और ये 9.81 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 9.81। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स आपका कितना आ जाएगा, फटाफट से आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, फटाफट से आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। लेकिन मैं ये देखने जाता हूँ कि ये 18 ही दिया हुआ था ना, हाँ 18 ही दिया हुआ है, हाँ। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 9.81 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 9.81, यानी कि 65.475 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि केपीए। ये आपका आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसान सा आंसर है, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग दोनों क्वेश्चन की आपको होनी चाहिए कि दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क आया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क आया, वहां पर कैसा फ्लो कंडीशन था, यहाँ पर कैसा फ्लो कंडीशन है। वहां पर जो फ्लो है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, और यहाँ पर फ्लो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यही दो केस होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने समझ लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और उस दोनों का एक बार एनालिसिस, एक बार क्रॉस चेक कर लेते दोनों में क्या है फर्क, कि इसमें क्यों प्लस हुआ और उसमें क्यों माइनस हुआ, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर क्लियर ऑल ड्रॉइंग करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि ये देखो हायर पीजोमेट्रिक हेड से लोअर पीजोमेट्रिक, यानी यहाँ पर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है ये डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। हायर पीजोमेट्रिक हेड से लोअर पीजोमेट्रिक की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो डाउनवर्ड फ्लो में क्या होता है, हमेशा एडिशन होता है, ये आप डायरेक्टली याद रखना चाहो तो याद रख लो, वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट से चलो, और अगर आप को कोई पढ़ा रहा है तो वो भी यही समझाएगा जब इफेक्टिव स्ट्रेस चालू होगा कि डाउनवर्ड फ्लो में कैसे कैलकुलेशन करना है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, अपवर्ड फ्लो हो रहा था। क्या लिखा है देखो, यहाँ पर तो मेंशन ही कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर मेंशन ही कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अपवर्ड फ्लो में हमेशा क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। कंक्लूजन अगर मैं लिखना चाहूँ, तो अपवर्ड फ्लो में इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है। आप कहीं पर अगर पढ़ रहे हो तो आपको कोई पढ़ाने वाला पढ़ाएगा ही, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ पढ़ लो, ठीक है। अपवर्ड जब होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और डाउनवर्ड में डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है। बहुत सारी आप रेफरेंस मटेरियल में भी देख लेना, उसमें भी डेरिवेशन वगैरह दिया होगा, उसी का ही एप्लीकेशन है, अपवर्ड फ्लो और डाउनवर्ड फ्लो का ही एप्लीकेशन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले एग्जाम्पल की तरफ।